वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों यहाँ पर आज से इस वीडियो के प्रेजेंटेशन का तरीका जो है उसे चेंज किया जा रहा है। इस श्रृंखला के तहत जितने वीडियो चैनल पे आते हैं उसके प्रेजेंटेशन का तरीका को चेंज किया जा रहा है। ये चेंजेस क्या है आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या ये तरीका सही है, इसे रेगुलर रहना चाहिए या फिर नहीं। देखिए यहाँ पर पहले क्या होता था, जो वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करता था तो शुरुआत का 3 से 4 मिनट आपका मतलब कह सकते हैं समय बर्बाद होता था, क्योंकि मैं एक ही चीज़ हर दिन आपको रिपीट करता था कि ये आज का करंट अफेयर्स है और ये बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपसे पढ़िए, आपकी तैयारी निसंदेही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये इसे यहाँ पे मैं अब हटा रहा हूँ, इससे जो मतलब टाइम का बचत होगा। आप लोग ही कमेंट कर रहे थे सर वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, इसे शॉर्ट कीजिए, तो इसको मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। अब डायरेक्टली जो वीडियो जो मतलब कि शुरू होगा, ये पिछले वीडियो में जो प्रश्न मैं आपको पूछूंगा वहीं से ये वीडियो स्टार्ट होगा। तो ये अब बताइएगा कि ये मतलब तरीका सही है या फिर नहीं। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे सही है तो ये मतलब रेगुलर रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर सीधे मतलब प्रश्न पे आते हैं। और जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न था कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों को चुना गया है। देखिए यहाँ पर बिहार से एक भी खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए चयन नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर किया है। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और डिटेल में लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं यहाँ पर सीधे आज के जो दिवस है। सिर्फ आप यहाँ पर ये भी चेंजेस देखेंगे, यहाँ पर जो आज वाला जो दिवस है यानी करंट डे का जो दिवस होगा वो ही मैं यहाँ पर सिर्फ बताऊंगा और उसे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर रोज रोज मैं आपको रिवाइज नहीं कराने वाला हूँ। तो आज जो हमारा ये है 26 जुलाई और आज है कारगिल विजय दिवस। और कारगिल विजय दिवस क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अब इसी तरह से ये वीडियो का प्रेजेंटेशन होगा, आप लोग बताइएगा कि ये कैसा आपको लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है ये 26 जुलाई को मनाया जाता है भारत में। अब यहाँ पर इसके बारे में सारी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने ऐड किया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहला पॉइंट यही आपको याद रखना है कि 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल में युद्ध हुआ था और यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई को समाप्त हुआ था। और इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस यानी कि कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर आप इस इमेज को देख सकते हैं, ये ओरिजिनल इमेज है कारगिल विजय दिवस का। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। जो भी दिवस होंगे वो करंट डे के वो ही मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, चाहे वो कोई भी दिवस हो उसके बारे में जो भी थीम वगैरह होगा वो यहाँ पे बताऊंगा। तो आप लोग बताइएगा कि ये तरीका क्या सही है या फिर नहीं। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना चर्चे में है। बताएं कि भारत में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना कब की गई थी। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इस वक्त जाति आधारित जनगणना पूरे भारत में चर्चे में है, बिहार में भी बहुत ज्यादा ये मतलब कि चर्चे में है। तो इसी आधार पर मैंने इसे सोचा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले समय में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, भारत में पहली बार जो जाति आधारित जनगणना हुई थी ये कब हुई थी, ये प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो जब आप यहाँ पे सारे विकल्पों को देखेंगे तो एक भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा ये होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस बारे में डिटेल में जानते हैं कि भारत में 1872 में प्रथम नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ था और भारत में पहली बार जनगणना जो मतलब जाति आधार पर हुई थी पहली बार 1931 में जाति आधारित यानी कि जातिगत आधार पर जनगणना किया गया था। तो इसीलिए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1931 किसी भी विकल्प में नहीं है। ये आपको याद रखना है कि जनगणना का जो नियमित कार्य स्टार्ट हुआ था ये 1872 से शुरू हुआ था। ये अंग्रेजों के शासनकाल से शुरू हुआ था, लेकिन जाति आधारित जो जनगणना हुआ था ये 1931 में पहली बार शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि 1901 में ब्रिटिश भारत के शासन के समय बिहार राज्य की आबादी 21.24 मिलियन दर्ज की गई थी और फिर 1951 तक यानी कि स्वतंत्रता के बाद जब ये जनगणना हुई तो उस समय जनगणना के समय बिहार की जो जनसंख्या थी ये बढ़कर 29 मिलियन हो गई थी। और फिर 2011 का जो जनगणना हुआ था उस वक्त 103 मिलियन। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हाल ही में आई आधार स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में बिहार की जो जनसंख्या ये 119 मिलियन है। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको ये प्रश्न याद होगा। मैंने एक दिन बताया था आपको कि आधार स्टैटिस्टिक्स की भी हाल ही में रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि बिहार की जो आबादी है करीब 119 मिलियन को पार कर चुकी है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था कि जातिगत आधार पर जनगणना पहली बार भारत में 1931 में हुआ था। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को यहाँ पर याद रखेंगे। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1872 में पहली बार नियमित जनगणना का कार्य स्टार्ट हुआ था।
चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार कितने रुपये अनुदान देगी। तो ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया है। एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार ने 2 लाख रुपये अनुदान देने का घोषणा किया है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है, नियम व शर्तें हैं, उसे यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के प्रश्न जो अनुदान वाले होते हैं, जैसे कि हमने देखा था युवा उद्यमी योजना के तहत, तो इस तरह के जो अनुदान वाले प्रश्न होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। खास करके बिहार में जो एग्जाम आयोजित होते हैं, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स है जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये बिहार करंट अफेयर्स के लिए या फिर बिहार में किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये हमारा करंट्स आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध हो सकता है। बेस्ट क्वालिटी का ये मटेरियल है जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको दोबारा कहीं से भी करंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आपसे मतलब मुझसे आप ये वादा ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर इस प्रश्न को हम जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार 2 लाख रुपये तक देने की घोषणा किया गया है अनुदान स्वरूप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, तो यह सुविधा बिहार के सभी ब्लॉक के केवल 2 लाभुकों को मिलेगा, अर्थात 2 लोग को एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार अधिकतम 2 लाख रुपये अनुदान देगी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार में जितने भी मतलब ब्लॉक यानी प्रखंड है, तो सभी ब्लॉक के केवल और केवल 2 लोगों को ही ये सुविधा का लाभ मिलेगा, जो कि एम्बुलेंस खरीद पर सरकार 2 लाख रुपये तक का अनुदान देगा। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि इसके तहत इस साल के अंत तक सभी प्रखंडों में 2 लाभुकों को एम्बुलेंस प्रदान करने का लक्ष्य है। ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, सभी प्रखंड में 2 लाभुकों को एम्बुलेंस मुहैया कराने का, मतलब इसके तहत जो अनुदान देने का, तो इस साल के अंत तक ये मतलब पूरा कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रखंड की चर्चा हुई है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि बिहार में कितने प्रखंड कितने ब्लॉक हैं। अब यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों में से कितने लोग को ये पता है कि बिहार में कितने प्रखंड है। आप लोग ईमानदारी पूर्वक बिना कहीं देखे हुए कमेंट करके बताइए कि बिहार में कितने प्रखंड है। ठीक है, कमेंट करना आपको, कमेंट करके बताइए कि बिहार में कितने प्रखंड है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में कब बिहार के पूर्व सीएम यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा का 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जो मतलब 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया, ये अभी 24 जुलाई 2021 को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर जानते हैं कि हाल ही में 24 जुलाई 2021 को बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया है। ये आप याद रखेंगे 24 जुलाई 2021 को। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा गया है कि वे जदयू के नेता के तौर पर बिहार के 23वें मुख्यमंत्री रहे थे और उनका कार्यकाल 20 मई 2014 से 20 मई 2015 तक था, यानी कि कुल 1 वर्ष का इनका कार्यकाल था और ये बिहार के 23वें मुख्यमंत्री बने थे। और यहाँ पे अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया कि जीतन राम मांझी बिहार के दलित समुदाय के पहले मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में वे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ से याद रखना है। ये बिहार के 23वें मुख्यमंत्री थे जो कि जदयू के नेता के तौर पर ये मतलब कि मुख्यमंत्री बने थे और ये दलित समुदाय के मतलब कह सकते हैं पहले मुख्यमंत्री थे। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 750 लाइक। अगर आपको लगे कि वीडियो सचमुच का हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए, क्योंकि ये आपका फर्ज बनता है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आपसे एक लाइक और कमेंट की अपेक्षा रहती है। आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कर कीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि जो लोग हमारे पेड मेंबरशिप लिए हुए हैं, आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक जानकारी यह है कि अभी हमारा जो एक मोबाइल ऐप आ रहा है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन मतलब कि एग्जाम दे पाएंगे, ऑनलाइन चीज़ों को मतलब वहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। आपका टेस्ट सीरीज ऑनलाइन होगा, सारा का सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पे ऑनलाइन होगा। आप वहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सेक्शनल टेस्ट भी होगा, करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा और साथ ही फुल लेंथ टेस्ट भी होगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो पेड ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको एक लिंक सेंड किया गया। वहाँ पर लिंक में बहुत सारे कंडीशन लिखा गया है, आप उसे पढ़िए, उसको फॉलो कीजिए। जिसमें लिखा गया है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि आपको वहाँ पर बेसिकली रजिस्ट्रेशन करना है। वो रजिस्ट्रेशन आपका ऐप का होगा, यानी कि ऐप के लिए रजिस्ट्रेशन अभी करवाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जब आप ऐप पर लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पर पेमेंट के लिए नहीं पूछा जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको ऐप पर पेमेंट के लिए नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखना आपको यह है कि आपने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाया था, जिस वक्त आपने ग्रुप ज्वाइन किया था, पेमेंट किया था, तो जिस वक्त जो व्हाट्सअप नंबर से आप यहाँ पर मतलब स्क्रीनशॉट सेंड किए थे और वो ज्वाइन किए थे, तो उसी व्हाट्सअप नंबर से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है लिंक के थ्रू। वो लिंक आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको नाम, पहला नाम, दूसरा नाम, जो कि जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण के तौर पर लेता हूँ, जैसे विवेक कुमार, तो पहला नाम में विवेक डालेंगे, दूसरा नाम में कुमार डालेंगे और फिर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो आपके फोन में एक ओटीपी आएगा, उसके बाद उसे इंटर करेंगे
और फिर उसके बाद वहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें आपके नाम के साथ लिखा रहेगा कि कांग्रेचुलेसन, आपने इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगभग 700 से अधिक लोग इस रजिस्ट्रेशन को पूरा कर लिए हैं। जो भी हमारे मेंबरशिप लिए हुए हैं, लगभग 1500 से अधिक मेंबर हैं, तो सभी लोग इसे पूरा कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और यहाँ पर जब ऐप आएगा तो वहाँ पर आप सारी चीज़ों को एकदम से एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन मैंने खुद ही किया था, जैसे 100 से 150, मतलब 100 से लगभग 150-200 लोगों का मैंने किया था, जिसमें कि अगर आपका कंप्लीट हो गया होगा तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया, यानी कि यूजर ऑलरेडी रजिस्टर, ये ऐसा करके आपके सामने पॉपअप आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यानी कि JNCASR को विश्व स्तर पर समग्री विज्ञान के नेचर इंडेक्स में कितने स्थान पर रखा गया है? तो JNCASR यानी कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को ये मतलब नेचर इंडेक्स की जो श्रेणी है, इसमें जो सूची है, इसमें 23वें स्थान पर रखा गया है विश्व स्तर पर। ये आप ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये सेंटर जो है ये बेंगलोर में स्थापित, यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यानी कि JNCASR बेंगलोर को हाल ही में समग्री विज्ञान के नेचर इंडेक्स में विश्व के टॉप 50 में से 23वें स्थान पर रखा गया है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, इस सूची में चीन के संघाई जियोटोंग विश्वविद्यालय को पहले स्थान पर रखा गया है, और जिसमें कि जिस सूची में मतलब कह सकते हैं सूची में जिसमें चीन के 18, संयुक्त राज्य अमेरिका के 12 और यूनाइटेड किंगडम के 2 संस्थान शामिल है। यानी कि कुल मिला के बात कहें तो सबसे ज़्यादा संस्थान जो इस नेचर इंडेक्स में है, सबसे ज़्यादा संस्थान चीन का है, उसके बाद दूसरा स्थान पर है अमेरिका का, और तीसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। इसमें जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को 23वें स्थान पर रखा गया है विश्व स्तर पर। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पहले दिन भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो पहले दिन भारत ने जो मेडल जीता ये सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता। और ये भारत के लिए ये सिल्वर मेडल किसने जीता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला मेडल जीता और इस तरह से टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में खाता खोला। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में 23 जुलाई से शुरू हुए टोक्यो ओलंपिक खेल में पहले दिन भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर खाता खोला। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 है, इसका जो उद्घाटन समारोह हुआ था ये 23 जुलाई को हुआ था, लेकिन औपचारिक तौर पर इसके जो खेलों के जो प्रारंभ हुआ था ये 24 जुलाई से हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान रखना। और ये पहला दिन यहाँ पर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है, और इस प्रकार से भारत का खाता खुला इसमें। और यहाँ पे आगे लिखा गया उन्होंने महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया, और वह वेट लिफ्टिंग में रजत पदक यानी कि सिल्वर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। अब ये आपको यहाँ से याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो आप ये याद रखेंगे पहली खिलाड़ी बनी है कौन, ये नाम आप याद रखिए, मीराबाई चानू। अब यहाँ पे आगे और भी पॉइंट लिखा गया कि इसके अलावे पहले दिन पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया, और वहीं पे भारतीय महिला हॉकी टीम नीदरलैंड से 5-1 से हार गई, और पहले दिन भारत को 1 मेडल मिला। ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखिए, पहला दिन ओलंपिक में भारत को 1 मेडल मिला। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 6ठा प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व सांसद याल मंचली शिवाजी द्वारा लिखित पुस्तक फल्लेकु पट्टाभिषेकम का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया है? इस पुस्तक का नाम याद रखिए, फल्लेकु पट्टाभिषेकम इस पुस्तक का नाम है, जो कि अभी हाल ही में पूर्व सांसद याल मंचली शिवाजी के द्वारा लिखा गया है, और इसका विमोचन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया, जो अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अब यहाँ पे बता दूं कि पूर्व सांसद याल मंचली शिवाजी द्वारा लिखित पुस्तक फल्लेकु पट्टाभिषेकम का विमोचन हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर मैंने ऐड किया है, आप यहाँ पर सारे चीजों को देख सकते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से प्रेरित है, किस देश से प्रेरित है? तो ये अमेरिका से प्रेरित है, ये आप याद रखिए। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचीकरण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, जिसके सदस्य कौन होते हैं? तो जो सदस्य होते हैं ये संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं, और इसी आधार पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तीसरा प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। और अगला प्रश्न यहाँ पर किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति
राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो ये अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये ध्यान रखेगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव किसमें प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में यह प्रस्तावित किया जा सकता है। ये 5 प्रश्न ऐसे प्रश्न है उपराष्ट्रपति से संबंधित जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके इसका PDF वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में नए लड़ाकू विमान चेकमेट का अनावरण किया है? इस विमान का नाम है चेकमेट। तो चेकमेट का अनावरण अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, किस देश के द्वारा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट होगा डी, यानी कि रूस के द्वारा इसका मतलब कि अनावरण किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक एयर शो में 5वीं पीढ़ी के यानी कि 5वीं जनरेशन के लड़ाकू विमान चेकमेट का अनावरण किया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं कि बिल्कुल चिड़िया की तरह दिख रही है। तो यही वो चेकमेट, यहाँ पर आप लिखा हुआ भी ऊपर में कि बिल्कुल ये मतलब कह सकते हैं चिड़िया की तरह दिख रही है, और यही है चेकमेट जो कि एक लड़ाकू विमान है, और ये 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान है जिसका अनावरण अभी हाल ही में रूस के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर मैंने आगे लिखा है कि यह लड़ाकू विमान 2023 तक उड़ान भरने में सक्षम होगा, और एक इंजन के इस विमान को सुखोई 57 की तकनीक पर बनाया गया है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये भी याद रखना है कि हाइपरसोनिक गति से चलने वाले इस विमान को दुश्मन के रडार से ढूंढना तक मुश्किल होगा। ये विमान काफी ज्यादा स्पेशल है, आप यहाँ पर इमेज में भी देखकर समझ रहे होंगे। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर दुवर्री सुब्बाराव ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक बैंक विथ ए सोल इक्विटोस का विमोचन किया है? यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इस बुक का जो नाम है बैंक विथ ए सोल इक्विटोस का, जिसके लेखक कौन है, जिसका विमोचन अभी हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर दुवर्री सुब्बाराव के द्वारा किया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर सी के गैरियाली इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डॉक्टर सी के गैरियाली द्वारा लिखित पुस्तक बैंक विथ ए सोल इक्विटोस का विमोचन अभी RBI के पूर्व गवर्नर दुवर्री सुब्बाराव के द्वारा किया गया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस पुस्तक के लेखक जो हैं ये कौन है, ये है डॉक्टर सी के गैरियाली, और इसका जो विमोचन अभी किया गया ये RBI के पूर्व गवर्नर दुवर्री सुब्बाराव के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे दुवर्री सुब्बाराव के बारे में लिखा गया कि दुवर्री सुब्बाराव भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर थे। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे चर्चा हो रही है RBI की, तो RBI के बारे में कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैंने ऐड किया है, पुनः इसे यहाँ पे देख लेते हैं। तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ये डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। आप याद रखिए 1 अप्रैल 1935 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित था, जिसे कि 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया। और अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह है कि RBI गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और RBI का जो प्रतीक चिन्ह है ये ताड़ का पेड़ और बाग है। यहाँ पर आप इस लोगो में भी देख सकते हैं ये RBI का लोगो है। और RBI का मुख्यालय मुंबई में है, और अभी वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर है, और वे उर्जित पटेल की जगह पे है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से भी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा विनय बदवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में ब्रिटिश उच्चायुक्त श्री एलेक्स एलिस के आवास पर आयोजित एक प्रस्तुति समारोह में भारत के चीफ हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बदवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। और इस अवार्ड की जो घोषणा हुई थी, आपको यहाँ बता दूं इस अवार्ड को मतलब कि विनय बदवार को इस अवार्ड देने की जो मतलब घोषणा की गई थी 2000 में ही की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण मतलब पुरस्कार समारोह में देरी हुई थी, जो कि अभी हाल ही में ये पुरस्कार समारोह वितरित किया गया। अब यहाँ पे आगे लिखा गया यह पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी, यानी कि ये जो पुरस्कार का जो नाम है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार, इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। ये बात भी यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में बान की मून को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि दक्षिण कोरियाई राजनेता, राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया। इससे पहले भी ये चुने गए थे। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि वे जनवरी 2004 से नवंबर 2006 तक कोरियाई गणराज्य के विदेश मंत्री थे तथा वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें महासचिव चुने गए थे, जिनका कार्यकाल
2007 से लेकर के 2016 तक था, यानी कि 2 कार्यकाल तक ये मतलब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे थे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी बात आप ध्यान रखना है आपको, ये दक्षिण कोरिया के राजनेता हैं, ठीक है, जिसे कि अभी हाल ही में मतलब कि इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ये नाम आप याद रखिए, बान की मून ये नाम है, ठीक है। अब यहाँ से चर्चे में है तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कब बने थे और कितनी कार्यकाल था इनका, तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसी AIFF 2020-21 मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो देखिए मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर जो AIFF 2020-21 का है, ये किसे चुना गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा संदेश झिंगन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और ATK मोहन बागान के डिफेंडर संदेश झिंगन को AIFF 2020-21 मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। अब यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं यही है संदेश झिंगन, और पिछले साल प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से भी ये सम्मानित किए गए थे। तो ये चर्चे में, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं कि 2020 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पे महिला श्रेणी की अगर हम बात करें, AIFF 2020-21 महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला, तो ये प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी कुछ दिन पहले बताया था, 2 या 3 दिन पहले मैंने आपको ये बताया था। तो महिला श्रेणी में जो अवार्ड मिला ये AIFF 2020-21 प्लेयर ऑफ द ईयर का, ये बाला देवी को चुना गया। और इसके अतिरिक्त मनीषा कल्याण को AIFF महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया था। तो ये सारी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था पहले ही, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये याद रखिए कि मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है संदेश झिंगन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में कला एवं विज्ञान कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने के इच्छुक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया है, यानी कि अधिकतम आयु सीमा जो एडमिशन के लिए था उसको समाप्त किया गया किस राज्य सरकार के द्वारा, जो कि ये खास तौर पर ये ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए है। तो ये भी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा इस आयु सीमा को समाप्त किया गया है। अब यहाँ पर इस पर हम जानते हैं कि केरल सरकार ने हाल ही में राज्य कला एवं विज्ञान कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया है। ये आप यहाँ पर याद रखिए। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि आयु सीमा के समाप्त हो जाने से राज्य में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, या फिर ये लोग प्रोत्साहित होंगे इससे, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये लिखा गया है जिसे आपको याद रखना है कि केरल देश का यानी कि भारत का पहला राज्य था जिसने वर्ष 2015 में ट्रांसजेंडर नीति की घोषणा की थी। तो यहाँ से ये चर्चे में है। तो दोनों प्रश्न यहाँ से आपको याद रखना है कि पहले जो मतलब कॉलेजों में जो आयु सीमा की समाप्ति किया गया ट्रांसजेंडरों के लिए जो कि एडमिशन के लिए था, ये केरल के द्वारा किया गया और केरल ने ही मतलब 2015 में ट्रांसजेंडर नीति की भी घोषणा किया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है उसे मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आज के इस वीडियो का प्रश्न। तो यहाँ पर ये टेलीग्राम ग्रुप का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इमेज है। आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो चैनल पर देखते हैं उसका यहाँ पर आप टेस्ट में भाग ले सकते हैं। ये क्विज के माध्यम से होता है जहाँ पर आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका डेली क्विज होता है, इस क्विज में भाग लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस जिले में पावर जनरेशन कंपनी यानी कि NPGC की दूसरी इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। इसका आंसर क्या होगा, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या है कृपया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है। और दोस्तों यहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो वीडियो आपने देखा आज ये थोड़ा सा अलग था, ये आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।